साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए छोटे उद्यमियों को मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का तोहफा दिया है। वहीं बैठक में कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही यूपी सरकार ने प्रदेश के छोटे उद्यमियों के लिए बड़ी घोषणा की है। प्रदेश सरकार सूक्ष्म उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना लागू कर रही है। इसके तहत दुर्घटना में मृत्यु होने या स्थायी अपंगता होने पर उद्यमियों के परिजनों को 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। साथ ही बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। तो आज सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक थी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। तो बता दें कि आज सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक थी, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वहीं पर उद्यमियों, छोटे उद्यमियों को लेकर प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बताया जा रहा है एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए उस प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, आज सीएम योगी की बैठक अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक थी, जिसमें कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी। क्या क्या वो अहम प्रस्ताव हैं? देखिए, तमाम तरह के प्रस्ताव थे यहाँ पर नंदिनी, और यहाँ प्रस्तावों के अलग यहाँ पर 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तमाम बड़े प्रस्ताव यहाँ पर, चाहे वृक्षारोपण की बात करें, चाहे किसी क्षेत्र की बात करें, किसी क्षेत्र पर 395 करोड़ का अलग से निवेश किया जाएगा। अगर वृक्षारोपण कार्यक्रम की बात करें तो वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना बता चुके हैं कि जुलाई से वृक्षारोपण अभियान हम शुरू करने वाले हैं। अगर व्यापारियों की बात करें, एमएसएमई सेक्टर की बात करें, तो व्यापारियों के लिए 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस भी मनाया जाएगा। इसके अलावा छोटे उद्यमियों के लिए बेहतर प्रयास करते हुए उनको दुर्घटना बीमा योजना से जोड़ा जाएगा, और सरकारी योजनाएं जो हैं ऋण को लेकर, उससे उनको लाभान्वित किया जाएगा। इसके अगर बात करें महत्वपूर्ण कड़ी में, यहाँ पर चित्रकूट जो ग्रामीण यूनिवर्सिटी है, जो राम भद्राचार्य की है, उस यूनिवर्सिटी को राजकीय मान्यता प्रदान कर दी गई है, शुरुआत कर दी गई है। तो निश्चित रूप से ये भी यहाँ पर अहम फैसला है। इसके अलावा जो पीपीपी मोड की बात करें तो यहाँ पर मैनपुरी, कासगंज, बागपत, इटावा और हाथरस में पीपीपी मॉडल पे, यानी पब्लिक और पार्टनरशिप के मॉडल पर यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज विकसित किए जाएंगे। तो यहाँ पर तमाम तरह के बड़े निर्णय लिए गए नंदिनी, और आने वाले समय में ये सभी निर्णय बेहतर रूप से क्रियान्वित होंगे और बेहतर विकास की पटकथा लिखते नजर आएंगे। नंदिनी। गौरव, संस्कृत विश्वविद्यालय को लेकर कई अहम प्रस्ताव पेश किए गए हैं, वो क्या कुछ है? संस्कृत विश्वविद्यालय यहाँ पर शुरुआत, क्योंकि सरकार हमेशा से बोलती आ रही है कि संस्कृत को बढ़ावा देना है। हम लगातार देख रहे हैं संस्कृत को लेकर बातें कही जाती। पहले भी कहा जाता था कि संस्कृत जो है मदरसों में पढ़ाई जाएगी, संस्कृत के लिए अलग विद्यालय खोले जाएंगे, संस्कृत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, पर तमाम चीज़ें हैं जो अभी क्रियान्वित नहीं हो पाई थी। इसको लेकर संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की यहाँ पर योगी सरकार की जो प्रस्ताव पास हुआ है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है, क्योंकि संस्कृत भाषा मातृभाषा के रूप में हमेशा से सिरमौर रही है, और तमाम ऐसी भाषा हैं उनका जन्म संस्कृत भाषा के माध्यम से हुआ है। तमाम शब्द ऐसे हैं, चाहे अंग्रेजी की बात करें या हिंदी की बात करें, वो संस्कृत भाषा से निकलते हैं। निश्चित रूप से यहाँ संस्कृत की मजबूती करने के लिए, अपने पुराने जो संस्कृति है उसको मजबूत करने के लिए और संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए यहाँ पर विश्वविद्यालय को लेकर मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अगर नंदिनी बात करें तो भाषाओं को लेकर तमाम तरह की यहाँ पर क्रियान्वयन की बात हमेशा होती आई है, और ये कहा जाता है कि किस तरह इसको विकसित किया जाए। तो निश्चित रूप से यहाँ पर संस्कृत को लेकर योगी सरकार की बेहतर पहल है। इसका अगर बात करें, एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि जो मेरठ का खेल विश्वविद्यालय है उसको भी यहाँ पर ध्यानचंद विश्वविद्यालय के नाम से विकसित किया जाने वाला है। इसी प्रस्ताव भी पास हो गया है। तो तमाम अहम प्रस्तावों पर यहाँ पर नंदिनी मोहर लगी है, और प्रस्तावों के माध्यम से हम देखेंगे आने वाले समय में तमाम महत्वपूर्ण जो योजनाएं रहेंगी, तमाम महत्वपूर्ण जो क्षेत्र रहेंगे वो विकसित किए जाएंगे। चाहे टाउनशिप की बात करें, चाहे व्यापारी वर्ग की बात करें, चाहे कृषि की बात करें, चाहे पौधारोपण अभियान की बात करें, चाहे खेल की बात करें, और चाहे विस्तृत व्यवस्थाओं की बात करें, तमाम क्षेत्रों में काम होगा। और 33 प्रस्ताव यहाँ पर पास किए गए हैं, इन पर बहुत जल्दी क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा। नंदिनी, क्या गौरव, 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी कुछ अहम प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है?
देखिए कैबिनेट बैठक होती रहती है जी। और अहम प्रस्ताव तो यहाँ पर नंदिनी नहीं कहूँगा, तो तमाम प्रस्ताव ऐसे थे जिसको लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई थी, पर कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जैसे ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो कि चित्रकूट में है, स्वामी रामभद्राचार्य का है, उसको राजकीय विश्वविद्यालय की मान्यता मिलना ये अहम कड़ी हो सकती है, क्योंकि रामभद्राचार्य ही वो आदमी है जो कि यहाँ पे पक्षकार थे और जब राम मंदिर जन्मभूमि का जो फैसला आया था उन्होंने तमाम तरह के तथ्य उनके द्वारा रखे गए थे, उन तथ्यों को यहाँ पर देखते हुए ही बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था। तो रामभद्राचार्य बड़े नाम है और बड़े साधु के रूप में उनकी मान्यता रही है और हमेशा चित्रकूट में उनकी यूनिवर्सिटी है वो हमेशा बेहतर प्रबंधन और बेहतर जो प्रमुखता के मामले में आगे बढ़ती आई हो। यहाँ पर सरकार ने उसको राजकीय मान्यता देने का जो फैसला किया है वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पौधारोपण अभियान जो है वो बेहतर यहाँ पर सरकार की, क्योंकि अब समय हम देख रहे हैं जिस तरह से लगातार पेड़ का कटाव हो रहा है, उन कटावों से बचने के लिए, प्रदूषण से बचने के लिए और पर्यावरण को सुरक्षित बनाने के लिए इस तरह के अभियान चलते रहना चाहिए। केवल विश्व रिकॉर्ड बनाने से यहाँ पर काम नहीं चलेगा, उन पौधों की देखरेख करने के साथ साथ लगातार, क्योंकि जुलाई का जो मौसम होता है वो कृषि के लिए बेहतर होता है, पानी गिरता है और जो सिंचाई का है सबसे उस समय अनुकूल समय माना जाता है, तो निश्चित रूप से पौधारोपण का जो अभियान चलाया जाएगा वो भी निश्चित रूप से आने वाले समय में बेहतर परिणाम देता नजर आएगा। नंदिनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून को यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हुए विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला, जहां पीएम मोदी ने विरोधी दलों से सवाल पूछा कि दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा और उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। वहीं पीएम मोदी के इस बयान के बाद देश में सियासी घमासान मच गया है और पीएम के इस बयान के बाद पीएम विपक्षी दलों के नेताओं के निशाने पारा गए हैं, जहां पर एएमआई चीफ असुद्दीन ओवैसी को लेकर कांग्रेस तक तमाम विपक्षी दलों ने यूसीसी को चुनावी एजेंडा बताया है। यूसीसी का शिगुफा जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा छोड़ा गया है, दरअसल उसके पीछे वो अपनी नाकामियों को छिपाना चाहते हैं। इस देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की बदहाल होती स्थिति और देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था, उसके साथ दिन पर दिन जो सामाजिक समरसता है वो छिन्न भिन्न हो रही है, वो उस कमियों को छिपाना चाहते हैं। जिस देश की बहुधता और विविधता को भारत का संविधान मान्यता देता हो, उसे प्रधानमंत्री जी और भाजपा कौन होते हैं समाप्त करने वाले। उन्होंने एक परिवार का उदाहरण दिया कि देश एक परिवार है। कम से कम उस परिवार से, उदाहरण से ही वो सीख ले लेते कि एक परिवार में 4 लड़के होते हैं जो अलग अलग कार्य क्षेत्र में होते हैं, अलग अलग पहनावा होता है, अलग अलग विचार होते हैं, अलग रहते हैं, लेकिन वो अपने एक रिश्ते से बंधे होते हैं, वो होता है खून का रिश्ता। इसी तरीके से देश भी विभिन्न जातियों, धर्मों, वर्गों, विचारों, विविधताओं के लोगों को एक सूत्र में अगर पिरोकर रखा हुआ है तो उसका आधार भारत का संविधान है। भारत का संविधान मान्यता देता है विविधता में एकता की, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री अपनी नाकामियों को छिपाने, अपने चुनावी एजेंडे को सेट करने के लिए इस देश की सामाजिक समरसता, एकता को ध्वस्त करने पे लगे हुए। वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, 2024 का चुनाव यूसीसी के शिगुफे पर नहीं, देश के जो आम मुद्दे हैं उन पर लड़ा जाएगा। और देश के आम मुद्दे युवाओं से जुड़े हैं, किसानों से जुड़े हैं, आम आदमी से जुड़े, महंगाई पर है और मध्यम वर्गों के हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और नेता बोलते नहीं, चुप हो जाते हैं, मौन साध लेते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुहानी जुड़ चुकी हैं। सुहानी, पीएम मोदी ने कल जब से यूसीसी का जिक्र किया तब से विपक्षी पार्टियां लगातार हमले बोल रही हैं, तीखा हमला कर रही हैं। जी नंदिनी, आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पहले भी कई ऐसे कानूनों बात करें तो राम मंदिर हो गया और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू
करना। और ये अब बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल के एक बयान में साफ कहा था कि अगर देश एक है तो कानून और समान अधिकार भी एक होना चाहिए। वही बात करें तो हमारे संविधान आर्टिकल 44 में भी ये कहा गया है कि पूरी तरह जो है समान अधिकार होना चाहिए। एक देश है तो एक कानून होना चाहिए, एक समान अधिकार भी होना चाहिए। तो इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि जब देश एक है, हमारा घर एक है, तो एक कानून भी होना चाहिए। अगर अलग अलग कानून हो तो कैसे देश चल पाएगा। तो इसको लेकर जब से ये बयान प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे दिए भोपाल में, तब से पूरे सियासी गलियारों में भूचाल मच गया। उसे लेकर अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां, अलग अलग विपक्ष पार्टियां जो अपनी बयान दे रही हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी से जो 9 साल कार्यकाल पूरा हुआ है उससे जनता खुश नहीं है और अपनी जो बेरोजगारी। सुहानी, लेकिन देखिए जिस तरीके से लगातार विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही है, वहीं पर अब एक बड़ा बयान भी सामने आया है। आम आदमी पार्टी अब इसका समर्थन दे रही है। जी जी नंदिनी, आपको बता दें कि अभी हाल में ही जैसे अध्यादेश खिलाकर आम आदमी पार्टी जिस तरह से मोदी सरकार पे हमला बोल रही है, लगातार बीजेपी सरकार पे विपक्षों से समर्थन मांग रही है, वही अब इसमें बड़ा बदलाव आया है कि जिस तरह से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आम आदमी पार्टी जो समर्थन कर रही है, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे संविधान में लिखा है 44 में कि समान अधिकार मिलना चाहिए और जब अगर बीजेपी सरकार ये कानून लाना चाह रही है तो ये सही है। वहीं उन्होंने साफ तौर पर जो उनके नेता है वो मोदी सरकार पे निशाना साधते ये भी कहा कि 9 साल के से खुश नहीं है, उसे अपने जो कामों से जो जनता खुश नहीं है और उसी मुद्दे को फटकाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये चाल चले कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और अलग अलग सभी पार्टी अपने एजेंडे पे काम कर रही है। वही बीजेपी सरकार भी अपने 9 साल के कामों को लेकर जनता के बीच में आई है। तो इसी को लेकर जो बीजेपी जो विपक्ष पार्टी है पूरी तरह से मुद्दा बनाई हुई है और साथ उनका ये कहना है कि अब लोकसभा चुनाव आ रहा है और इसीलिए वो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं कि जो जनता है वो इससे खुश हो जाए और उनके जो बेरोजगारी चरम सीमा पे है, रोजगार नहीं है, इन सब लेकर महंगाई नहीं है, तो इन सब महंगाई को लेकर जो जनता नाखुश है इसको लेकर दब जाए और अपने मुद्दे से भटका रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और इसीलिए ये जो है कानून लाना चाह रहे हैं। बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो इसमें तमाम जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि हमारा जो धर्म है वो अलग, जो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष का अलग अलग कानून होता है। वही बिल्कुल सुहानी, देखिए वही अरशद मदनी ने अपना बड़ा बयान दिया कि मुस्लिम मजहबी को छीना जा रहा है और लेकिन वही बीजेपी कह रही है कि इससे मुसलमानों को फायदा होगा, शिक्षा में लेकर, रोजगार से लेकर वो आगे बढ़ेंगे। लगातार जो सभी अलग अलग जो धर्म के लोग हैं उनका ये कहना है कि हमारा जो विवाद है वो बदल जाएगा और हम अलग अलग जो हम लोग का कानून है वो भी बदल जाएगा। क्योंकि आप बात करें मुसलमानों का तो उनका भी अलग अलग धर्म कानून होता है, तलाक से लेकर उनकी प्रॉपर्टी, ऐसे तमाम ऐसे कानून है जिसमें उनके बदलाव हो गई। आदिवासी भी इसमें तमाम सवाल उठाए हैं कि उनका भी कई जो पूर्वजों से रीति रिवाज है उसमें भी बदलाव हो सकता है। तो इस तरह से जो अलग अलग धर्म के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ये कानून लागू होता है तो हमारे धर्म पे अलग से साफ तौर पर बता दिया आपको। नंदिनी के टीएमसी के जो नेता है उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अगर बदलाव करना चाह रहे तो हिंदू धर्म में बदलाव करें। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि बदलाव लाना है तो हिंदू धर्म में लाइए कि अगर पूजा पाठ करेंगे तो सभी धर्म के लोग पूजा पाठ करें, तो हिंदू धर्म में बदलाव की जरूरत है। तो साफ तौर पे आपको बता दें नंदिनी कि जब से यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बयान जब दिए प्रधानमंत्री मोदी, पूरी जो सियासी गलियारों में भूचाल मच गया तो लगातार उससे बयानबाजी जो सभी नेता कर रहे हैं। लेकिन सुहानी क्या लग रहा है कि अब यूसीसी को लेकर विपक्ष भी दो धड़ल्ले में बढ़ जाएगा, क्योंकि आज ही आम आदमी पार्टी ने इसका समर्थन किया है और बाकी लगातार कांग्रेस से लेकर तमाम ऐसी बड़ी पार्टियां हैं जो कि इसका विरोध कर रही हैं। जी नंदी, आपको बता दें कि लगातार इस पे आम आदमी पार्टी का जो बयान आया है उनका ये कहना है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना है तो हमें सभी, क्योंकि भारत में ही अगर ये कानून लागू होगा तो सभी पार्टियों से एक सहमत मांग के बात करके उस पर लाना होगा, क्योंकि जो देश है ये सभी पार्टियों से चलती है और इसलिए हमें सभी से बात करके एक सहमत होकर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना होगा। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने भी इस पे बयान दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये सिर्फ जो बीजेपी है वो लोगों को भटकाना चाहती है मेन मुद्दे से। तो अब देखा ये जाएगा कि क्या जो कुछ दिन पहले ही जो सरकार अध्यादेश को लेकर विपक्ष समर्थन मांग रही थी, आज वही उनकी जो पहले जब मोदी सरकार ने 370 भी जब लाए तभी उनका समर्थन दिए थे और अभी समर्थन। तो ये कहा जा रहा है कि आखिर केजरीवाल क्या कहना चाहते हैं अध्यादेश पर जो विपक्ष के लिए समर्थन मांग रहे हैं, और जब ये जो कानूनी यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं मोदी सरकार तो उनका समर्थन दे रहा है। तो इस लेकर जो विपक्ष है, जो कांग्रेस है, वो अरविंद केजरीवाल पे या आपकी सरकार पे वो लगातार जो बयानबाजी भी कर रहे हैं कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो है विपक्ष जो है केजरीवाल सरकार पे भी अपना तीखा निशाना साध रहे हैं और उनसे जवाबदेही भी मांग रहे हैं। तो इस तरह देखा जा रहा है कि क्या बीजेपी सरकार और आप जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहे, लेकिन अन्य जो विपक्ष पार्टियां हैं वो इसका विरोध कर रही है। तो अब आगे देखा जाए कि आखिर इस पे क्या
आता है, क्योंकि लगातार जो विपक्ष पार्टी का ये कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो बीजेपी सरकार है इस तरह से कानून लाती है, चाहे वो 370 हो गया, राम मंदिर हो गया या 3 तलाक को लेकर, तो इस तरह से जो कानून है वो जब भी चुनाव आता है तब बीजेपी सरकार ऐसी जो कानून और देश में परिवर्तन करती है। लेकिन अपने जैसे बेरोजगारी, महंगाई, इस वक्त बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसे बीजेपी सरकार को चर्चा करना चाहिए, इसका निवारण करना चाहिए। लेकिन बीजेपी सरकार अलग अलग कानूनों को लाकर, अलग अलग मुद्दों को लाकर जनता को इसे भटकाना चाह रही है, अपने मुद्दे से भटकाना चाह रही है। तो इस प्रकार से जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार जो है राजनीतिक गलियारों में भूचाल मचा हुआ है। जी सुहानी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वहीं यूसीसी के साथ धर्मांतरण का मुद्दा भी इन दिनों काफी चर्चा में है। इसी मुद्दे पर सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयानों से एक बार और आग लगा दी है। स्वामी प्रसाद ने कहा कि धर्मांतरण के पीछे अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट नहीं बल्कि मंदिरों में बैठे पंडित, पुजारियों, धर्मचारियों का गठजोड़ और सिंडिकेट है। जाति के आधार पर जब तक भेदभाव होता रहेगा तब तक धर्मांतरण चलता रहेगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दे दिया है, जिससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। उन्होंने कहा है कि धर्मांतरण के पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट नहीं है बल्कि मंदिर में बैठे पंडित और पुजारी हैं। अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चाओं में छाए रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि धर्मांतरण के पीछे जो मंदिर में बैठे पंडित, पुजारी हैं उनका हाथ है, कोई अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट नहीं है। बता दें कि यूसीसी के साथ साथ धर्मांतरण भी एक देश का मुद्दा बना हुआ है जो लगातार विवादों में है और चर्चाओं में है। इसी के साथ एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना बड़ा बयान दिया है धर्मांतरण को लेकर। उन्होंने कहा है कि कोई धर्मांतरण के पीछे अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट नहीं है बल्कि मंदिर में बैठे पंडा और पुजारी हैं जो इस धर्मांतरण के मामले को बढ़ावा देते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर एक बड़ा सियासी घमासान फिर से शुरू कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है कि धर्मांतरण के पीछे जो मंदिर में बैठे पंडित और पुजारी हैं उनका हाथ है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट नहीं है बल्कि मंदिर में बैठे और पंडा पुजारियों का हाथ है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से अपना विवादित बयान दिया है जिससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। नंदनी, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों को लेकर हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो सुर्खियों में रहते हैं। उसी क्रम में एक बार फिर कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से फेसबुक पर एक ट्वीट जारी करते हुए, फेसबुक पर एक पोस्ट जारी करते हुए धर्मांतरण पर कहीं ना कहीं बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ यूसीसी को लेकर विवाद चल रहा है देश में, सभी राजनीतिक दल के अपने अपने कहीं ना कहीं इस पर बयान है, उसी दरमियान अब स्वामी प्रसाद मौर्य के धर्मांतरण के बयान को लेकर कहीं ना कहीं सियासी पारा बढ़ चुका है। आपको बताएं कि स्वामी प्रसाद मौर्य धर्मांतरण के पीछे अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट के जो आरोप लगाए जाते हैं उस पर बोलते हुए उनकी तरफ से कहा गया है, उस पर पोस्ट के माध्यम से कहा गया है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताया जाता है कि धर्मांतरण को लेकर, वो अंतर्राष्ट्रीय साजिश नहीं बल्कि मंदिर में बैठे पुजारी, पंडित एवं धर्माचार्यों के द्वारा धर्मांतरण कराया जाता है। इसकी एहसास वजह कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य धर्माचार्यों को दे रहे हैं। उनकी तरफ से दलील दी जा रही है कि जब तक इस देश के अंदर में SC ST समाज को एक बैठने का, उन्हें जीने का सही ढंग से हक नहीं दिया जाएगा, उनको जाति सूचक, अधम जैसे शब्दों का जब तक उनसे संबोधन किया जाएगा तब तक वो कहीं ना कहीं धर्मांतरण चलता रहेगा। उनका साफ तौर से इस पोस्ट से कहना है कि समाज के अंदर में जब संवैधानिक मूल्यों का, अधिकार के आधार पर लोगों के साथ बर्ताव नहीं किया जाएगा तो धर्मांतरण होता रहेगा। उनका कहना है कि देश के
के पूर्व महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ खान के पुष्कर मंदिर को दलील देते हुए, साथ ही साथ आपको बता दें कि तत्कालीन देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी मंदिर के एक वाकया का जिक्र करते हुए कहीं ना कहीं बड़ा हमला बोला है। और उनका कहना है कि 95% जो आबादी है देश की, वो कहीं ना कहीं शोषित है, ग्रसित है, अधम जैसे शब्दों के संबोधन से प्रताड़ित है। अगर ये बंद नहीं होगा तो सामाजिक एकता नहीं आएगी। और साफ तौर से उनका कहना है कि यही सब वजह है, अधम जैसे शब्दों का प्रयोग करने की वजह से ही कहीं ना कहीं SC/ST समुदाय के लोग धर्मांतरण करने का काम करते हैं। जी देवांशु, जिस तरीके से लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयान देते हैं, चाहे वो श्री रामचरितमानस को लेकर हो, कहीं ना कहीं वो हिंदू धर्मों की भावनाओं को आहत करते हैं। अब इसके बाद वो लगातार साधु संतों को लेकर बयान दिए, इसके बाद अब कह रहे हैं कि जो धर्मांतरण है वो पंडा पुजारी करवाते हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य साफ तौर से इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देश के अंदर में जो कहीं ना कहीं एक धर्मांतरण को लेकर तमाम जो धर्म के अलग धर्मों में हिंदू धर्म के लोग जा रहे हैं, उसका वजह यह है कि दलित समुदायों को यानी कि SC/ST समुदाय को एक जाति सूचक शब्दों से संबोधन, अधम कहना और साथ ही साथ उनके साथ धार्मिक पुस्तकों में उल्लेखित गलत शब्दों का प्रयोग ही वजह है जो धर्मांतरण की वजह बनकर आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस क्या इनके इस बयानों को सियासी एजेंडा बताया जा सकता है क्या? बिल्कुल, आपको बता दें कि अगर देखा जाए तो सियासी लाभ के अगर दृष्टि से स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से अगर ये बयान आया है, चुनाव में आपने देखा निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं इसका चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ा था। अब इस बयान के बाद देखने वाली बात यह होगी कि सियासत का पारा कहां तक चढ़ता है, क्योंकि बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। और अब धर्मांतरण का कहीं ना कहीं वजह वो मंदिरों में बैठे धर्माचार्य, पंडित और तमाम पुजारियों को इसकी वजह बता रहे हैं। साथ ही साथ धार्मिक ग्रंथों में कहीं ना कहीं SC/ST समुदाय के साथ गलत शब्दों के उपयोग न करने की वजह भी बता रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि रामचरितमानस पर टिप्पणी के बाद अब कहीं ना कहीं साधु संत और पंडों पर टिप्पणी करने के बाद ये सियासी जो पारा चढ़ा हुआ है, इसमें आगे क्या होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। मगर निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारी स्वामी प्रसाद के इस मौर्य के बयान के बाद कहीं ना कहीं गुस्से में और कहीं ना कहीं देखे तो फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनको आप शब्द कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवांशु। तो बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि धर्मांतरण को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट नहीं इसके पीछे बल्कि मंदिर में बैठे पंडा और पुजारी हैं। बकरीद के लिए सुरक्षा व्यवस्था तैयार करते हुए शहर को 4 जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही 64 हॉटस्पॉट भी चिन्हित किए गए हैं। बताया जा रहा है कि डीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक ने बकरीद की सुरक्षा को लेकर की गई तैयारियों के बारे में बताया और उन्होंने सोशल मीडिया में कुर्बानी की वीडियो और फोटो डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी है। वहीं डीसीपी ने बताया कि ऐशबाग ईदगाह, टीले वाली मस्जिद और आसिफी इमाम बाड़े के साथ 94 ईदगाह और 1210 मस्जिदों में बकरीद पर नमाज अदा की जाएगी, जहां सुरक्षा के मद्देनजर 74 मोबाइल क्लस्टर और 50 QRT लगाई गई है। स्थानीय पुलिस के साथ RAF और PSC की यूनिट भी तैनात रहेगी। साथ ही डीसीपी के मुताबिक CCTV कैमरों के साथ ड्रोन कैमरों की मदद से निगरानी की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, बकरीद को लेकर तमाम तरह की व्यवस्था के मद्देनजर तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए नंदिनी जी, जिस तरीके से 29 तारीख को जो है बकरीद मनाई जाएगी, इस चीज़ को लेकर के जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसमें RAF और PSC के बल के साथ साथ जो स्थानीय फोर्स है वो लगाया जाएगा। इसके साथ ही जो मस्जिदें हैं और ईदगाह हैं उन सभी जगहों को चिन्हित किया गया है और उन सभी जगहों पर
सुरक्षा के इंतजाम के तहत वहाँ पे पुलिस फोर्स भी तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही जो रिहायशी इलाका है, जैसे कि जो पुराने लखनऊ की बात की जाए, जैसे टिले वाली मस्जिद हो गया, जामा मस्जिद हो गया, उन जगहों पर नमाज जो अदा की जाएगी उस दौरान जो ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी, क्योंकि ऐसे मौके पर देखा यह जाता है कि कुछ अराजक तत्व हैं वो अराजकता फैलाते हैं, जिससे माहौल तनावपूर्ण होता है। फिलहाल इन सभी चीजों को लेकर के जिस तरीके से पुलिस विभाग जो है अलर्ट दिख रहा है, इसको लेकर के जो जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर है उपेंद्र अग्रवाल, उन्होंने भी अपना बयान जारी किया। इसके साथ ही जो तमाम धर्म उन्होंने भी लोगों से अपील की है और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए जो ईद की जो बकरा ईद का त्यौहार है, इस दौरान जो है सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिविटी देखी जाती है। सोशल मीडिया पर लगातार ये देखा जाता है कि जिस तरीके से कुर्बानी होती है, कुर्बानी के दौरान लोग सेल्फी लेते हैं, उस सेल्फी को सोशल मीडिया पर पब्लिश करते हैं। इन सभी चीजों को लेकर के जो हिदायत भी दी गई। इसके साथ ही कहा गया है कि अगर इस तरह की कोई भी फोटो सोशल मीडिया की जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये जरूर कहा जा रहा है कि जो सोशल मीडिया स्थानीय पुलिस है और जो पुलिस फोर्स है वो लगातार त्योहार को लेकर के अलर्ट है और उसके साथ ही पैदल गश्त भी लगातार बढ़ा रही है और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। इसी को लेकर के जो स्थानीय थाने हैं जो लखनऊ जोन के जो 14 सेक्टरों में बांटे गए हैं, उनके साथ साथ उनको भी सख्त हिदायत दिया गया है कि आम जनमानस जो है उनसे लगातार संवाद करें और शांति व्यवस्था की अपील करें। फिलहाल ऐसी तस्वीरें कई सामने आई जहां पर पुलिस विभाग लोगों के बीच पहुंच करके उनसे शांति अपील की भी गुहार लगा रहा है और इसके साथ साथ तस्वीरें ये भी देखी गई हैं कि जो रिहायशी इलाके हैं वहां पे ड्रोनों से निगरानी की जा रही है कि किसी तरह की कोई अराजकता फैलाने की तैयारी तो नहीं की जा रही, क्योंकि जो रिहायशी इलाके वहां पर यह देखा जाता है कि सकरी गलियों के बीच लोग नहीं पहुंच पाते और अगर पहुंचते हैं तो उससे पहले ही लोग अलर्ट हो जाते हैं, छतों तक नहीं पहुंच पाती है पुलिस फोर्स। इसलिए ड्रोन से पूरी निगरानी की जा रही है और इसको लेकर के पुलिस विभाग साफ कह रहा है कि पूरी तरीके से अलर्ट है और जो बकरा ईद का त्योहार है वो सकुशल पूरी तरीके से संपन्न कराया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कलीम। तो बता दें कि बकरीद को लेकर तमाम तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं। बकरीद के लिए सुरक्षा व्यवस्था तैयार किया गया है। ड्रोन से निगरानी की जाएगी, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी और सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कुर्बानी की वीडियो ना डालें और उस पर कोई भी पोस्ट ना डालें। आज की 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।